वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में। ये हमारी जेएसटी सिलेबस के बायोलॉजी पोर्शन का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसको भी हम दो लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि सेल डिवीजन के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं और जिससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी इन लेक्चर्स के थ्रू। सो इन लेक्चर्स को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर आप इसको एक लेक्चर को आप पूरे तरीके से एंड तक देखेंगे तो आपको इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको इनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन और सेल डिवीजन का पहला इंपॉर्टेंट टाइप दैट इज माइटोसिस। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक मैच्योर सेल डिवाइड हो जाता है टू और मोर सेल्स में। ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। सेल डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें कॉन्सेप्ट पहले ही मिला हुआ था जब रडोल्फ विर्चू ने सेल थ्योरी के अंदर तीसरी पॉइंट ऐड की थी। रडोल्फ विर्चू ने कहा था कि सर अ न्यू सेल इज ऑलवेज फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक नया सेल तब बनता है जब पुराना सेल डिवाइड होता है। तो कॉन्सेप्ट हमें मिल चुका था और उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए थी जिसको देने वाले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग या वॉल्टर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1882 में एक और कारनामा किया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है हमें बायोलॉजी में, वो क्या था? इन्होंने डिस्कवर किया था क्रोमोसोम्स को। आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम क्या होता है। आप बोलेंगे सर दे आर थिक coiled threads which appear during cell division and nucleus region। आप बोलेंगे सर ये थिक कॉइल्ड थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं जो कि तब जाहिर होते हैं जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है और ये कहाँ जाहिर होता है? न्यूक्लियस वाले रीजन में। तो आप इनको क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम को सबसे पहले देखने वाले, ऑब्जर्व करने वाले कौन से थे? वॉल्टर फ्लेमिंग 1882 में। आगे चलें तो सेल डिवीजन हमने पढ़ा कि सर जब एक मैच्योर सेल डिवाइड होता है टू और मोर न्यू सेल्स में तो आप इस प्रोसेस को सेल डिवीजन का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है, आपको पता है जो सेल डिवाइड हो रहा होता है उसको आप पेरेंट सेल का नाम देते हैं और जो उसमें से बन रहा होता है उसको आप डॉटर सेल का नाम देते हैं। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि सर आप इसको सन सेल क्यों नहीं बोलते, डॉटर सेल क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जनरेशन को आगे बढ़ाना, नई नस्ल को पैदा करना असल में काम डॉटर का होता है। तो इसीलिए हम इसको डॉटर सेल बोलते हैं, इसको पेरेंट सेल बोलते हैं। जो डिवाइड हो रहा है और जो बन रहे हैं वो डॉटर सेल कहलाता है। तो अब आप सेल डिवीजन के दो इंपॉर्टेंट टाइप आपको शायद पता हो। आप यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर सेल डिवीजन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। सिंपल सा डिफरेंस है ये, याद रखिएगा कि सर माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन होती है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बने। तो अगर एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रहे हैं तो आप इसको माइटोसिस बोलेंगे। लेकिन अगर एक पेरेंट सेल से दो की जगह चार डॉटर सेल बन रहे हो, ये देखिए दो बने और दो और इसमें से बन रहे हैं उसी टाइम पे एक सेल से चार डॉटर सेल फाइनली बन रहे हैं, तो आप इसका नाम माइटोसिस नहीं, अब आप इसका नाम रखोगे सर दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। तो ये पहला डिफरेंस है, नोट कीजिएगा, एक नोटबुक पे लिखते जाएं। माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो सेल में, मियोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है चार सेल में। पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट है यहाँ पे माइटोसिस के बारे में डिफाइन करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ मियोसिस के बारे में भी कि सर अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which a parent cell divides into two daughter cell। पहली पॉइंट हो गई कि सर एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है इट ऑकर्स इन सोमेटिक सेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछी जा सकती है कि सर माइटोसिस जो है वो कौन से सेल परफॉर्म करते हैं। तो हमने देखा है कि सर माइटोसिस को परफॉर्म करने वाले कौन से सेल होते हैं? सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल कौन है? जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं। कौन है हमारी बॉडी को बनाने वाले? मसल सेल। कौन है हमारी बॉडी को बनाने वाले? बोन सेल। कौन है हमारी बॉडी को बनाने वाले? स्किन के सेल। और ऐसा हर वो सेल जो हमारी बॉडी को बना रहा है, जो कि हमें स्ट्रक्चर दे रहा है, दैट इज सोमेटिक सेल। लेकिन आपको पता है मियोसिस का जो प्रोसेस है वो सोमेटिक सेल में नहीं होता, ये हमारी बॉडी में एक और टाइप के सेल में होता है जिसको हम नाम देते हैं सर इट इज कॉल्ड जर्म सेल। दैट इज कॉल्ड जर्म सेल। और आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में सिर्फ दो टाइप के जर्म सेल हैं। ये मेल में अलग होते हैं जिसको आप स्पर्म का नाम देते हैं और फीमेल में अलग होते हैं जिसको आप ओवम का नाम देते हैं। तो आप बोलेंगे सर स्पर्म और ओवम दोनों जर्म सेल हैं और जर्म सेल कौन सी डिवीजन से बनते हैं? मियोसिस की डिवीजन से। और जो सोमेटिक सेल हैं वो कौन सी डिवीजन से बनते हैं, कौन सी डिवीजन करते हैं? तो आप बोलेंगे सर वो माइटोसिस करता है। आई समझ में आ रहा है? उसके बाद
क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, इसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। ये माइटोसिस का एक बहुत बड़ा फीचर, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि इसमें क्रोमोसोम की जो तादाद है, जो क्रोमोसोम का नंबर है, वो चेंज नहीं होता। आप नोट करेंगे कि सर अगर पेरेंट के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, पेरेंट सेल के पास, तो उसके दोनों डॉटर सेल के पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 जाएंगे। आप बोलेंगे कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो दोनों डॉटर सेल में सेम है, कांस्टेंट है, तो आप बोलेंगे दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। आप समझ में आ रहा है माइटोसिस की कौन सी निशानियां हैं? पहला कि सर जब एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बने, इट्स कॉल्ड माइटोसिस। दूसरा, जब वो सोमेटिक सेल के अंदर कोई डिवीजन हो रही हो, वो माइटोसिस है। तीसरा, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रह रहा हो, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्रोमोसोम की जो जो तादाद है, जो नंबर है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो आप बोलेंगे सर दिस डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। आप समझ में आ गया। और इसका बिल्कुल उलट कर दें तो आपको मियोसिस का जवाब मिल जाएगा। मियोसिस कौन सी डिवीजन है? ये वो डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बने, जिसमें जो सोमेटिक सेल में नहीं बल्कि जर्म सेल में होती हो। तीसरा, जिसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कांस्टेंट ना रहे बल्कि रिड्यूस हो जाए, हाफ हो जाए, तो आप इसको मियोसिस का नाम देते हैं। मियोसिस के बारे में हम फर्दर भी पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर में, तो आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनको जरूर आप देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर से आपको मियोसिस के बारे में सारी डिटेल्स मिलेंगी। और ये चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि मियोसिस इससे रिलेटिवली काफी कॉम्प्लेक्स है, तो उस लेक्चर को आपको अच्छे तरीके से और पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। उसका रीजन है क्योंकि उसमें अगर कोई भी बीच की चीज आपने स्किप की तो पूरा लेक्चर जो है वो आपके लिए डिस्टर्बिंग हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास माइटोसिस या मियोसिस कोई भी डिवीजन हो, आप इसको दो हिस्सों में बांटते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट करेंगे कि सर माइटोसिस हो या मियोसिस, सेल डिवीजन कोई भी हो, उसके दो पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और आप बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेल डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। उसका रीजन भी है। रीजन ये है कि जब आप एक सेल को ऑब्जर्व करते हो तो उसके दो इंपॉर्टेंट रीजन आपको देखने को मिलते हैं। पहला रीजन वो जहां पे सेल का डीएनए छुपा बैठा है, और वो सेल का रीजन जहां पे उसका डीएनए बैठा है वो कौन सा रीजन है? इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। दूसरा वो रीजन है जहां पे सेल का बाकी ऑर्गेनेल और जो पानी और जो फ्लूइडी सब्सटेंस है, जिस रीजन को आप साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो आप बोलेंगे सर दो मेन रीजन है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। पहले डिवाइड कौन होगा? पहले डिवाइड वो होगा जिसके पास डीएनए हो। डीएनए डिवाइड होना इसलिए जरूरी है ताकि जो आने वाले नए सेल्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस टाइम पे मिल सकें कि हमें पैदा होते ही क्या करना है। तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले डिवाइड होगा न्यूक्लियस। ये एमसीक्यू आ सकता है कि सर जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो पहले कौन डिवाइड होगा? आप बोलेंगे सर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन को आप क्या बोलते हो? आप बोलेंगे सर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। द वर्ड कैरियो जो है ये लैटिन वर्ड कैरियोन से लिया गया है, और कैरियोन जो है वो असल में दूसरा नाम है न्यूक्लियस का। एक कैरियोन वर्ड का मतलब ही न्यूक्लियस है। और जो काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब है ब्रेक डाउन या टू ब्रेक और टू स्प्लिट, तोड़ देना, टूटना। तो आप बोलते हैं कि सर जब न्यूक्लियस की डिवीजन, न्यूक्लियस का ब्रेक होना होता है तो इस डिवीजन को आप बोलते हैं इट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद जब न्यूक्लियस एक बार डिवाइड हो जाता है तो अब होती है साइटोकाइनेसिस। एंड यू नो दैट द वर्ड साइटोस मीन सेल, या यहां पे साइटोस का मतलब है साइटोप्लाज्म। तो द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, द डिवीजन ऑफ कंप्लीट सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, जिसमें आप डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का नाम लेते हैं। इसमें माइटोसिस हो या मियोसिस, इन दोनों में आपको जो ज्यादा टाइम टेकिंग आपके लिए होगा, या जो आपको ज्यादा एमसीक्यूज, जो आपको ज्यादा पॉइंट्स देगा, वो होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को समझना बहुत ही यहाँ पे इजी कर दिया है मैंने, क्योंकि हर एक जो भी इसका एक पर्टिकुलर फेस है, इसके लिए मैंने तीन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता दी हैं, और वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होंगी। तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपके लिए जो जेएसटी का टेस्ट है उसके अंदर सेल डिवीजन से कोई भी क्वेश्चन आया तो वो आपसे नहीं छूटेगा, स्पेशली माइटोसिस वाले रीजन पे, क्योंकि फिलहाल हम इस लेक्चर में इसको कवर कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कैरियोकाइनेसिस की, तो आप बोलेंगे सर इसके खुद के चार सब फेसेस हैं। ये खुद एक फेस है,
ये खुद एक स्टेज है, लेकिन इसके खुद के 4 सब फेसेस हैं। कितने सब फेसेस हैं? 4 हैं। कौन से हैं? आप याद रखोगे सही। इसको कहते हैं सर, उसको कहते हैं प्रोफेस, उसको कहते हैं मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। कितने फेस हैं? 4। पहला प्रोफेस, दूसरा मेटाफेस, तीसरा एनाफेस, चौथा टीलोफेस। सॉरी, एनाफेस है, टीलोफेस। तो हमारे पास 4 फेस हैं और इन चारों फेसेस को आपको याद रखना है और इनमें होने वाली तब्दीलियां बस आपको याद रखनी है कि सर प्रोफेस में क्या होता है, फिर मेटाफेस में क्या होता है, एनाफेस में और टीलोफेस में क्या होता है। अब हम देखते हैं प्रोफेस में क्या होता है। आप बोलेंगे सर प्रोफेस में, पहले सिंपली देखें, आप अगर एक सेल को देखेंगे तो सेल के अंदर उसका जो डीएनए होता है, उसका जो क्रोमोसोम, मैंने बताया क्रोमोसोम जाहिर होते हैं, और क्रोमोसोम जो होता है वो ऐसे पड़े नहीं होते, बिल्कुल अपीयर नहीं होते, बल्कि इसके अंदर जो डीएनए के धागे होते हैं वो ऐसे खुले होते हैं और ऐसे उलझी हुई शक्ल में होते हैं। वो पूरे ऐसे खुली हुई स्ट्रक्चर में होते हैं। इस खुली स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं सर, इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। मैं क्रोमोसोम नहीं लिख रहा क्योंकि क्रोमोसोम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। कंडेंस्ड का मतलब होता है ये काफी उलझी हुई, काफी मोटी स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे पहले वो खुली हुई स्ट्रक्चर में होता है जिसको क्रोमेटिन का नाम देते हैं। तो आप बोलेंगे सर कैरियोकाइनेसिस में जो पहला फेस होता है प्रोफेस, इसमें आप क्या तब्दीलियां देखते हो? आप ये नोट करते हो कि जो नॉर्मल पड़ा हुआ क्रोमेटिन है वो कन्वर्ट हो रहा है मोटे कंडेंस्ड धागों में, जिन धागों को आप बोल रहे हो क्रोमोसोम। तो आप बोलेंगे सर जब क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो आप बोलेंगे सर ये निशानी है किसकी? प्रोफेस की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता जाऊं, पहला पॉइंट क्रोमेटिन कन्वर्ट होगा क्रोमोसोम में, ये प्रोफेस की निशानी। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। यहाँ पे दिखाई दे रही है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अगर आप नोट करें तो जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। जो क्रोमेटिन खुले हुए धागे थे वो मोटे धागे बन गए। अब आप इनको क्रोमेटिन नहीं क्रोमोसोम बुला रहे हो, और ये जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी वो टूटना शुरू होगी, डिसअपियर होगी। उसके बाद हमने नोट किया कि सेंट्रियोल जो है वो मूव कर गए टूवर्ड अपोजिट पोल। अच्छा, आपको पता है नॉर्मली सेंट्रियोल कहाँ होता है? नॉर्मली जो सेंट्रियोल होते हैं वो आपको मिलेंगे न्यूक्लियस के करीब। सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, बैरल शेप के होते हैं, और इनका काम होता है ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। कैसे रोल प्ले कर रहे होते हैं उसको देखते हैं। तो हमने देखा कि सर जो सेंट्रियोल होते हैं वो पहले न्यूक्लियस के करीब होते हैं, लेकिन जब प्रोफेस आता है, जैसे ही क्रोमोसोम बनने लगते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, सेंट्रियोल भाग लेते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं और वो दोनों अलग अलग पोल्स पे चले आते हैं। वैसे हमने नोट किया है कि सेंट्रियोल अपने आप को कॉपी कर लेते हैं, ये सेल डिवीजन से भी पहले जब इंटरफेस चल रहा होता है तब। लेकिन क्योंकि सेल डिवीजन के अंदर हम फिलहाल इंटरफेस का जिक्र नहीं कर रहे, इसके बारे में मैं आपको कुछ एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आने वाले लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे कि सर जो सेंट्रियोल होते हैं वो मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल पे, एक इस तरफ एक इस तरफ। चला गया, आगे चले तो दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा। बस इतनी चीजें हुई। कौन सी? क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, सेंट्रियोल अपर एंड लोअर पोल पे चले गए, और इसके अंदर से छोटे छोटे धागे निकलना शुरू हो गए। इन धागों को आप बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स। तो आप बोलेंगे सर स्पिंडल फाइबर जो होता है ना वो अराइज होना शुरू हो गए। ये हो गया प्रोफेस। दूसरा फेज बात करता है मेटाफेज। मेटाफेज में कौन सी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं? ये चीज होती है, बिल्कुल इजी सी चीज आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें सर जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने आप को एक सेंट्रल लाइन पे अरेंज कर देते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? सेंट्रल लाइन पे अरेंज हो रहे हैं। ये हो गया पहला चेंज। दूसरा क्या कि सर जो स्पिंडल फाइबर होता है ना जो अराइज हुए हैं अभी अभी सेंट्रियोल से, वो अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम पे। आप नोट करेंगे कि क्रोमोसोम का एक बीच का रीजन होता है, एक बीच का रीजन जहां पे क्रोमोसोम के ये दो धागे आपस में चिपके हुए हैं। इस बीच वाले रीजन को हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर। और मैं ये भी बता दूं आपको, सेंट्रोमेयर में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसपे अटैचमेंट होती है, जिसका नाम है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर प्रोटीन। तो काइनेटोकोर प्रोटीन जो कि सेंट्रोमेयर में मौजूद है, और सेंट्रोमेयर वो क्रोमोसोम का बीच वाला रीजन है जहां पे क्रोमोसोम की दो कॉपीज, ये देखें, ये जो आपको दो धागे दिखाई दे रहे हैं ना, ये डीएनए की दो कॉपीज हैं, बाकायदा एग्जैक्टली दो कॉपीज। तो आप बोलेंगे कि सर अगर इस डीएनए का नाम ए है तो ये भी उसका भाई ए है, इसीलिए हम इन दोनों धागों को आपस में सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड मतलब ये दोनों कॉपीज हैं। तो इन दोनों कॉपीज को आपस में जोड़ के रखने के लिए यहाँ पे सेंट्रोमेयर होता है। सेंट्रोमेयर में प्रोटीन होता है जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। अब देखते हैं काइनेटोकोर अपना क्या रोल प्ले करता है। तो काइनेटोकोर क्या करता है, मेटाफेस में स्पिंडल फाइबर को अपने साथ चिपका लेता है। यहाँ पे वो चिपक गया, यहाँ पे उन्होंने
पकड़ लिया। किसको? स्पिंडल फाइबर को सेंट्रोमेयर ने पकड़ लिया, या स्पिंडल फाइबर ने सेंट्रोमेयर को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वहां पे काइनेटोकोर प्रोटीन है। उसके बाद क्या हुआ? अगला फेज स्टार्ट हो गया जिसका नाम एनाफेज है। बस यहाँ पे दो चेंजेस याद रखोगे आप कि सर लाइन में आ गए और स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। कहाँ? सेंट्रोमेयर में। क्यों? काइनेटोकोर प्रोटीन है। हो गया क्लियर? तीसरा हमारे पास जो फेस है उसका नाम है एनाफेज। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आप बोलेंगे सर पहला पॉइंट जो हमें याद करना है एनाफेज में, आप बोलेंगे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो श्रिंक हो रहे होते हैं, सुकेड़ रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट, क्रोमोसोम ब्रेक हो जाते हैं एंड मूव टूवर्ड अपोजिट पोल। मैंने आपको अभी बताया ये दो कॉपी है, ये दो कॉपी है। तो अगर आप इनको अलग कर दो तो दोनों तरफ क्या जाएगा? एक ए इधर जाएगा, एक ए इधर जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये असल में दो कॉपीज हैं। आप इन दोनों कॉपीज को भी एक क्रोमोसोम बोलोगे, लेकिन जब ये दोनों कॉपीज अलग हो जाएं तो भी आप इनको एक एक क्रोमोसोम बोल सकते हो, क्योंकि इनमें पूरी की पूरी डीएनए की डेटा पड़ी हुई है सिंगल कॉपी की फॉर्म में। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो क्रोमोसोम थे यहाँ पे पहले डबल की फॉर्म में थे, इन डबल वाले क्रोमोसोम को बोलते हैं डायड, ऐसे क्रोमोसोम को डायड बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे वो टूट गए हैं और इनकी टूटी हुई शक्लों को बोलेंगे मोनाड। लेकिन अभी भी आप इसको आप मोनाड को भी क्रोमोसोम ही बोलोगे। तो आप बोलेंगे सर अगर हम बात करें डायड की तो हमारे पास डायड कितने थे? 46 से। और यहाँ पे मोनाड जो बन रहे हैं, जो आधे मोनाड उधर जा रहे हैं आधे मोनाड इधर, तो आप बोलेंगे सर 46 मोनाड इधर 46 मोनाड उधर, क्योंकि 46 डायड को आप तोड़ोगे तो दोनों से 46 मोनाड निकलेंगे, जो 46 इधर जाएंगे 46 उधर। आई होप समझ में आ गया। तो आप बोलेंगे सर ये था एनाफेज। इसमें बस ये होता है कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उससे जो 46 डायड होते हैं, जो दो धागों वाला जो क्रोमोसोम, दो सिस्टर क्रोमेटिड वाला जो धागा है क्रोमोसोम का, वो टूट जाता है सिंगल धागे में जिसको मोनाड बोलता है। हो गया मोनाड में कन्वर्ट, मोनाड मूव कर गए और स्टार्ट हो गया नेक्स्ट फेज जिसका नाम है टीलोफेज। ये चलता जा रहा है, ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, उसको लेते जा रहे हैं और फाइनली लेके कहां जाएंगे? आप बोलेंगे सर जहां पे सेंट्रियोल आ जाएगा, जहां पे उसका एंड आ जाएगा, जहां पे उसका पोल आ जाएगा, एंड आ जाएगा, उसका बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये अब उसका टर्मिनल पॉइंट है। और उसी टर्मिनल पॉइंट के हिसाब से हमने यहाँ पे फेज का नाम रखा है टीलोफेज। तो आप बोलेंगे सर टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है। तो हमने नोट किया कि सर अच्छा इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। जो टीलोफेज है ना, इसके अंदर आप क्या याद करोगे? आप बोलेंगे सर टीलोफेज इज एग्जैक्टली अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज। तो आप हर वो चीज याद करोगे जो टीलोफेज में हो रही है जो कि बिल्कुल प्रोफेज के अपोजिट हो। देखिएगा जो प्रोफेज होता है इसमें क्या होता है? क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोबारा खुल जाते हैं और वो खुले हुए धागों में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेन क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिन। पहली पॉइंट कि सर यहाँ पे अपोजिट हो गया, यहाँ पे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन रहा था, यहाँ पे क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन रहा है, अपोजिट हो गया। दूसरी पॉइंट ये है कि सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है। आप अगर नोट करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही थी, लेकिन टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है। देखें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां बन गई, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे बन गई। और आखिरी पॉइंट जो हमने देखी कि सर यहां पे बन गए दो डॉटर न्यूक्लियाई या दो डॉटर न्यूक्लियस। मैं सेल नहीं लिख रहा। क्यों सेल नहीं लिख रहा? क्योंकि सर अभी तक तो हो रही है कैरियोकाइनेसिस, ये होगी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवाइड हो गया न्यूक्लियस पूरा। तो आप बोलेंगे सर ये जो पूरा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया इसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और कैरियोकाइनेसिस के एंड में आपको क्या मिलेगा? आप बोलेंगे सर हमको मिल गए दो डॉटर न्यूक्लियस, दो डॉटर न्यूक्लियस बन गए और आप इसको बोलेंगे सर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। अब नींद अच्छी आ सकती है, कैरियोकाइनेसिस पूरा हो गया। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो आपको याद करनी थी कैरियोकाइनेसिस से। आई होप समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो अभी कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट पॉइंट अभी हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस दूसरा पार्ट होता है माइटोसिस का या किसी भी सेल डिवीजन का, जिसमें डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की। किसकी? साइटोप्लाज्म की। आप बोलेंगे सर साइटोप्लाज्म की डिवीजन बिल्कुल इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल इजी है। कैसे? आप बोलेंगे सर जो साइटोप्लाज्म होता है वो अपने आप को 20 से श्रिंक करता है। यहाँ पे प्रोटीन होता है,
प्रोटीन के धागे जिसको आप साइटोस्केलेटन बोलते हो। सेल का एक अंदर का जाल है, प्रोटीन के जाल है, जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हो। साइटोस्केलेटन क्या करता है बेटा, क्या करता है ये साइटोस्केलेटन, उनको दोनों तीनों चारों तरफ से जो भी उसके रीजन होता है बीच का सेंट्रल रीजन, उस सेंट्रल रीजन से हर तरफ से पकड़ के उसको खींच के बीच में लाता है। ये क्या कर रहा है, इसको श्रिंक कर रहा है बीच से, जहां पे दोनों न्यूक्लियस अलग हो गए उसके बिल्कुल सेंट्रल रीजन से, साइटोप्लाज्म के रीजन से उसको श्रिंक कर रहा है। तो आप बोलते हैं सर ये जो श्रिंकेज हो रहा है, ये जो सुकेड़ना हो रहा है, इसको आप बोलते हैं सर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीवेज। क्या बोल रहे हो, क्लीवेज। क्लीवेज कटाव हो रहा है, काट रहा है सेल अपने आप को बीच से, साइटोप्लाज्म वाले रीजन से। तो धीरे धीरे वो क्लीवेज करता करता यहाँ पे खड्डा बनने लगेगा, जिस खड्डे को आप बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड क्लीवेज फुरो। इट इज कॉल्ड क्लीवेज फुरो। क्लीवेज का खड्डा बन रहा है, और वो खड्डा धीरे धीरे इतना अंदर डीप तक चला जाता है कि फाइनली दोनों सेल कट के अलग हो जाता है। तो आप बोलेंगे सर ये इतना डीप जाएगा, ये खड्डा इतना डीप चलेगा ताकि जो दोनों की सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे अटैच हो जाए। जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों तरफ से आके जैसे अटैच हुई, दोनों सेल अलग हो जाएंगे, और आप बोलेंगे सर हमको मिल जाएंगे दो डॉटर सेल। क्या बन गए, दो डॉटर सेल। दो डॉटर सेल कब बनते हैं, बाय द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ न्यूक्लियस बनता है, साइटोकाइनेसिस के एंड पे आपको मिलेंगे दो डॉटर सेल। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। एक और चीज, एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। साइटोकाइनेसिस ये थी एनिमल की जिसके अंदर आप क्लीवेज का जिक्र करते हैं, लेकिन आपको पता है प्लांट के अंदर ऐसे नहीं होती। प्लांट के अंदर ये होता है कि प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो क्लीवेज होने नहीं देती, वो क्लीवेज होने नहीं देती, लेकिन न्यूक्लियस तो अंदर ही अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब नया सेल जो है वो कैसे बने, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो पा रही, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रही, सेल वॉल्स को करने नहीं दे रही। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ऑर्गेनेल करता है जिसका नाम गोल्जी बॉडी है। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक ऑर्गेनेल का नाम है। ये क्या करता है कि अपने अंदर से छोटे छोटे पैकेट्स बनाता है, छोटे छोटे पैकेट्स बनाता है, और उन पैकेट्स को अरेंज करता है यहाँ पे बीच में, बिल्कुल सेंट्रल रीजन पे। आप बोलते हैं सर ये जो पैकेट बन रहे हैं, ये जो वेसिकल आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट के अंदर पता है क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है सेल्यूलोज। और आपको शायद पता हो सेल्यूलोज वही केमिकल है जो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल बनाता है। तो फ्रेगमोप्लास्ट की मदद से ये एक लंबी सी एक लाइन बनाता है सेल के बिल्कुल बीच पे, जिसको बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड सेल प्लेट। इट इज कॉल्ड सेल प्लेट। तो सेल प्लेट बना के, जैसे सेल प्लेट बनी, फ्रेगमोप्लास्ट अरेंज हुए, ये दोनों सेल आपस में सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि सेल वॉल भी बन गई, सेल मेम्ब्रेन भी बन गई। तो ये सवाल आएगा क्लीवेज की मदद से कौन डिवाइड होता है, प्लांट सेल या एनिमल सेल? आप बोलेंगे सर एनिमल सेल। और सेल प्लेट बना के कौन डिवाइड होता है? आप बोलेंगे प्लांट सेल। सेल प्लेट बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल है? यू विल से गोल्जी बॉडी। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।